Good morning, students, and my dear friends. Today is 31st of August 2022, Wednesday. Motivation of the day is it's only after you have stepped outside your comfort zone that you begin to change, grow, and transform. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल कवर करेंगे। अप्रॉक्सीमेटली 12 न्यूज़ आर्टिकल्स हम कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। मार्केट्स लॉग बेस्ट वन डे गेन्स इन ओवर 3 मंथ्स। इंडियन बेंचमार्क इंडाइसेस ने ट्यूसडे को यानी कल मंगलवार को शार्प रिबाउंड रजिस्टर किया बिकॉज ऑफ द स्टेबिलिटी रिटर्न टू ग्लोबल मार्केट्स। तो ग्लोबल मार्केट में स्टेबिलिटी रिटर्न या ग्लोबल मार्केट्स के थोड़ा सा स्टेबलाइज होने की वजह से जो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं सेंसेक्स निफ्टी उन्होंने मंगलवार को स्ट्रॉन्ग रिबाउंड रजिस्टर किया। इफ़ यू रिमेंबर रिसेंटली यूएस फेडरल रिजर्व के जो चेयरमैन हैं उनके स्टेटमेंट के बाद से हॉकिश कमेंट के बाद से बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को हमें मिला था, ब्रूटल सेल ऑफ देखने को मिला था इंडियन स्टॉक मार्केट में। हालांकि उसका इम्पैक्ट या हम बोल सकते हैं कि जो ब्रूटल सेल ऑफ था वो ट्यूसडे को थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथनिंग ग्लोबल मार्केट, जिसकी वजह से जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं उनका स्ट्रॉन्ग इनफ्लो हमें इमर्जिंग मार्केट्स में देखने को मिला, मोर स्पेसिफिकली इंडिया में। और इसी इनफ्लो की वजह से इसी ऑप्टिमिज्म जो कि ओवरसीज इन्वेस्टर्स में ऑप्टिमिज्म डेवलप हुआ, इसी ऑप्टिमिज्म स्ट्रॉन्ग इनफ्लो की वजह से जो इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने अपने लास्ट 3 महीनों का अगर हम डेटा देखें तो उन्होंने अपने लास्ट 3 मंथ्स में इस पर्टिकुलर डे में सबसे ज़्यादा गेन रजिस्टर किया है। तो इट मीन्स द डोमेस्टिक मार्केट एक्सटेंड देयर आउट परफॉर्मेंस ओवर द ग्लोबल पीयर्स। और ग्लोबल पीयर्स या ग्लोबल जो काउंटर पार्ट इमर्जिंग मार्केट्स हैं उनके कंपैरिजन में भी इंडिया की जो मार्केट है, इंडिया के जो बेंचमार्क इंडाइसेस हैं उन्होंने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया। सेंसेक्स में अप्रॉक्सीमेटली 2.7% का गेन देखने को मिला और यही सेम ट्रेंड हमें निफ्टी 50 में भी देखने को मिला। निफ्टी 50 ने भी अप्रॉक्सीमेटली 2.6% का गेन रजिस्टर किया और 3 महीनों के अकॉर्डिंग, 3 महीनों के डेटा के अकॉर्डिंग ये अभी तक का सबसे हाईएस्ट वन डे गेन, और हम कह सकते हैं बिगेस्ट सिंगल डे गेन है in case of both indices and one of the among top 3 gains this year। तो इस ईयर के अभी तक जितने भी वन डे गेन्स हुए हैं उसमें सबसे या बोल सकते हैं टॉप 3 जो गेन्स हैं उसमें कल के गेन का नाम या कल के गेन ने उसमें लिस्टिंग रजिस्टर करी है। सो दीज आर द बेस्ट सिंगल डे गेन्स फॉर निफ्टी इन 2022। तो हम देखते हैं इससे पहले फरवरी 15 में सबसे ज़्यादा गेन रजिस्टर किया था निफ्टी ने अप्रॉक्सीमेटली 3% का, मई 20 में 2.9% का और मई 17 में 2.6 एंड अगस्त 30 यानी कल 2.6% का गेन निफ्टी और सेंसेक्स इंडाइसेस ने रजिस्टर किया। टॉप 5 गेनर्स बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, इंडसइंड बैंक, टेक महिंद्रा, टाटा मोटर्स। निफ्टी सेक्टोरल इंडाइसेस की अगर हम बात करें तो रियलिटी ने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी, फॉलोड बाय फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक, प्राइवेट बैंक एंड ऑटो इंडस्ट्री। और अगर एफपीआई इनफ्लो की बात करें तो अप्रॉक्सीमेटली 4,166 करोड़ का एफटीआई इनफ्लो केवल और केवल ट्यूसडे को देखने को मिला एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट मंथ इन 2022 इन टर्म्स ऑफ ओवरसीज फ्लो। और एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि बैंकिंग ऑन फाइनेंशियल स्टॉक्स में ये थोड़ा सा जो बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है एफपीआईज और एफएफआईज के थ्रू, इसी वजह से निफ्टी और सेंसेक्स ने स्ट्रॉन्ग रिबाउंड रजिस्टर किया है। और इवन कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी कहना है कि जबकि कुछ इकोनॉमीज़ जो हैं वो क्लियर रिसेशन का इंडिकेशन दे रही हैं, जो इंडिया है दैट स्टैंड आउट ऑफ एन आइसलैंड ऑफ ग्रोथ। इंडिया जो है वो ग्रोथ की तरफ प्रोग्रेस हो रही है, जबकि कुछ इकोनॉमीज़ है मीन्स मोस्टली डेवलप इकोनॉमीज़ की बात करें तो उनमें रिसेशन के इंडिकेशन देखने को मिल रहे हैं। एंड दिस परफॉर्मेंस बाई इंडियाज बेंचमार्क इंडाइसेस इज शोइंग द स्ट्रॉन्ग ग्रोथ पाथ ऑफ इंडियन इकोनॉमी। और इसी के साथ हमें रुपी में भी गेन रजिस्टर्ड हुआ। सो रुपी राइजेस 51 पैसे टू 79.46 वर्सेस डॉलर आफ्टर एमएससीआई रिजिक। तो ये न्यूज़ भी पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है, इसको भी हम यहीं कवर करेंगे। तो रिसेंटली रुपी में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन देखने को मिला था, हमने कल की न्यूज़ में कवर भी किया था कि रुपी 80 का मार्क क्रॉस कर गया था और इसके बाद से आरबीआई ने स्ट्रांगली इंटरवेंशन किए थे, या हम बोल सकते हैं एग्रेसिवली आरबीआई ने डॉलर सेल किया था। लेकिन कल की मार्केट में ट्यूसडे की मार्केट को अगर हम देखें तो इंडियन रुपी ने हेफ्टी गेन रजिस्टर किया है जस्ट लाइक बेंचमार्क इंडाइसेस।
अगर हम पहले और इस दूसरी न्यूज़ को कनेक्ट करें तो एफपीआई इनफ्लो देखने को मिला। अगर एफपीआई और एफआईएस या ओवरसीज इन्वेस्टर्स का इनफ्लो हो रहा है, इट मीन्स दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन इंडिया, दे आर इन्वेस्टिंग मोर इन इमर्जिंग मार्केट्स। और अगर वो इन्वेस्ट करें तो डेफिनेटली रुपी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है। दे आर सेलिंग द डॉलर और उसके एवज में वो रुपी खरीद रहे हैं, जैसे कि वो इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट कर सकें। और जैसे ही रुपी की डिमांड बढ़ी बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग आउटफ्लो इनफ्लो ऑफ एफपीआई और ओवरसीज इन्वेस्टमेंट, उसका सीधा इम्पैक्ट हमें रुपी में गेन के फॉर्म में रजिस्टर हुआ। सो एग्रेसिव डिफेंस ऑफ रुपी बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन द फेस ऑफ डॉलर स्ट्रेंथन on Monday also bolster the currency on Tuesday। तो आरबीआई के जो इंटरवेंशन से उनका तो इम्पैक्ट था ही। इसके अलावा जो ओवरसीज इन्वेस्टर्स हैं उनका जो इनफ्लो बढ़ा है इंडियन इकोनॉमी में, उसका भी इम्पैक्ट हमें रुपी के वैल्यूएशन के फॉर्म में देखने को मिल रहा है। और कल के ट्रेड अगर डेटा को देखें, ट्रेड सेशन को देखें, तो रुपी है अप्रॉक्सीमेटली 79.46 पर डॉलर पर सेटल हुआ, जबकि मंडे का जो क्लोज था वो 79.97 था, और वो भी आरबीआई के इंटरवेंशन के बाद से। और इसके साथ ही साथ जो 10 ईयर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड हैं, जिनको हम बेंचमार्क बॉन्ड्स भी बोलते हैं, उनकी यील्ड रेट में भी हमें स्टेबिलिटी देखने को मिली। अप्रॉक्सीमेटली 7.9% यील्ड रही 10 ईयर्स के गवर्नमेंट बॉन्ड्स की। सो बॉन्ड प्राइसेस एंड यील्ड मूव इनवर्सली, वी ऑल नो। तो सेंसेक्स, निफ्टी, बॉन्ड यील्ड, इंडियन रुपी, इन सब ने कल की मार्केट में स्टेबिलिटी रजिस्टर करी बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स। आप देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 दैट इज ऑल्सो गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड, माइटी ड्राफ्ट रूल्स ऑन डेटा प्रोसेसिंग प्रैक्टिसेस। इंडिया में डेटा लोकलाइजेशन को लेकर के, डेटा प्रिवेसी को लेकर के, ई गवर्नेंस को लेकर के पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और डेलिब्रेशन बना हुआ है, और कई बार मिनिस्ट्री और सेंट्रल गवर्नमेंट डिफरेंट रूल्स भी लाती है डेटा प्रोसेसिंग के लिए, डेटा स्टोरेज के लिए, डेटा लोकलाइजेशन के लिए, प्रिवेसी के लिए। उसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। कल यानी ट्यूसडे को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी ने एक ड्राफ्ट रिलीज किया। कैसा ड्राफ्ट? That is a guideline for data anonymization and mobile security for e-governance projects, जो कि बेसिकली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रन करती हैं। तो कल मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने एक गाइडलाइंस का ड्राफ्ट प्रेजेंट किया डेटा एनोनिमाइजेशन और मोबाइल सिक्योरिटी को लेकर के। मोर स्पेसिफिकली ये जो ड्राफ्ट था, ये गवर्नमेंट के जो ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए है, और अभी के लिए फ़िलहाल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स है दैट इज़ ओपन फॉर पब्लिक कंसल्टेशन and comment all feedback will be accepted by September 21। तो ये फाइनलाइजेशन नहीं है, दिस इज़ अ ड्राफ्ट, प्रपोज ड्राफ्ट, जो कि पब्लिक कंसल्टेशन के लिए फोरम में या पोर्टल पर अवेलेबल है। और इस ड्राफ्ट की जो टाइटल है वो रखा गया है गाइडलाइंस फॉर एनोनिमाइजेशन ऑफ डेटा AOD एंड मोबाइल सिक्योरिटी गाइडलाइन, दैट इज MSG, AOD एंड MSG। और ये ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर शेयर किया जाएगा। और बेसिकली इसके थ्रू, इस गाइडलाइंस के थ्रू, प्रपोज्ड गाइडलाइंस के थ्रू जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स है वो कोशिश कर रही है कि मोबाइल सिक्योरिटी के केस में कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी, ऑथेंटिकेशन, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से मोबाइल डिवाइसेस का एप्लीकेशन का पेनिट्रेशन हुआ है इंडियन सोसाइटी में, उस को अगर हम देखें तो उस पर्टिकुलर एस्पेक्ट पर या उस पेस में सिक्योरिटी को, कॉन्फिडेंशियलिटी को, ऑथेंटिकेशन को, अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना इंडिया जैसी इकोनॉमी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि इंडिया के केस में हमें होमोजिनिटी देखने को नहीं मिलती। एजुकेशन वाइज भी होमोजिनिटी नहीं है, इनकम वाइज भी होमोजिनिटी नहीं है, अवेयरनेस वाइज भी। तो इसलिए एक लार्जर सेक्शन जो सोसाइटी का है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल है इस तरह के साइबर क्राइम से। और इसी को इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ने ये गाइडलाइन प्रपोज करी है। और इसमें जो मोर स्पेसिफिकली जो मोबाइल सिक्योरिटी की बात करी गई है उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया। कौन कौन से 3 सेक्शन? पहला तो डिवाइस की सिक्योरिटी, दैट इज मोबाइल डिवाइस सिक्योरिटी।
दूसरा कम्युनिकेशन सिक्योरिटी, कम्युनिकेशन जो हो रहा है मोबाइल से उसकी सिक्योरिटी, इंक्रिप्शन हमने पढ़ा होगा कई बार, तो मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी। इसके बाद जो भी सर्विसेज हैं, अदर सर्विसेज जो कि मोबाइल के थ्रू ऑफर की जाती हैं उसकी सिक्योरिटी। तो मोबाइल डिवाइस की सिक्योरिटी, मोबाइल कम्युनिकेशन सिक्योरिटी और मोबाइल सर्विसेज सिक्योरिटी, इन 3 सेक्शन में ये मोबाइल सिक्योरिटी कवर है। और ऐसा कहा जा रहा है इन गाइडलाइंस के तहत जो स्टेक होल्डर्स हैं, कौन कौन से स्टेक होल्डर, तो पहला मोबाइल इकोसिस्टम दैट इंक्लूड्स द डिवाइस मैन्युफैक्चरर। इट मीन्स अगर डिवाइस की सिक्योरिटी की बात करें तो डेफिनेटली मैन्युफैक्चरिंग से ही स्टार्ट होगा। मैन्युफैक्चरर से लेकर के जो एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, नेटवर्क ऑपरेटर्स हैं, मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, सिक्योरिटी टेस्टिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं और मोबाइल फ़ोन यूज़र्स हैं, ये सारे स्टेक होल्डर्स हैं। इट मीन्स दे शुड कंसल्ट द गवर्नमेंट ऑन दीज गाइडलाइंस। वो पब्लिक फोरम में जाकर के, पोर्टल पे जाकर के, गवर्नमेंट के ई गवर्नेंस स्टैंडर्ड पोर्टल पर जाकर के अपने कमेंट, अपने फीडबैक सजेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और न्यूज़ दी हुई है आईटी मिनिस्ट्री से ही रिलेटेड, उसको भी हम यही कवर करेंगे। आईटी मिनिस्ट्री टू प्रमोट 10K स्टार्टअप्स इन 5 to 6 ईयर। जिस तरीके से इंडिया ने स्टार्टअप्स और यूनिकॉर्न की लिस्ट में अपना नाम आगे किया या अपना जो रैंकिंग है वो इम्प्रूव करी है, उसको देखते हुए गवर्नमेंट रिसेंट टाइम से बहुत सारे इंक्यूबेशन सेंटर्स भी प्रमोट कर रही है, जिससे कि इंडिया में स्टार्टअप्स के, एमएसएमईज के इकोसिस्टम को, एंटरप्रेन्योरशिप के इकोसिस्टम को प्रमोट किया जाए। और इसीलिए गवर्नमेंट जो है वो आईटी मिनिस्ट्री के साथ मिलकर के एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करने जा रही है। गवर्नमेंट इज लुकिंग टू प्रमोट more than 10,000 startups in upcoming next to 5 to 6 year। किस प्रोग्राम के तहत? जेनेसिस प्रोग्राम, इसका नाम है जेनेसिस प्रोग्राम, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक और आईटी लॉन्च कर रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्शन में। तो इसको आप याद कर सकते हैं, अगर आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो दिस कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन। जेनेसिस प्रोग्राम के तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी इज एक्चुअली प्लानिंग टू सपोर्ट द 10K startups in upcoming 5 to 6 years। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो गवर्नमेंट ने जो डिजिटल इंडिया जेनेसिस लॉन्च किया है जुलाई में, उसका फुल फॉर्म है जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप्स। तो इसे आप याद रख सकते हैं। इन जुलाई गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च दिस डिजिटल इंडिया जेनेसिस जेन नेक्स्ट सपोर्ट फॉर इनोवेटिव स्टार्टअप। और ये प्रोग्राम जो है अप्रॉक्सीमेटली 750 करोड़ के आउटले से स्टार्ट होगा। और सिर्फ इसमें फंडिंग ही नहीं, जो अदर प्रमोशन के इशूज़ हैं उनमें भी गवर्नमेंट जो है वो इनोवेटिव स्टार्टअप्स को सपोर्ट करेगी। फंडिंग के अलावा अदर जो सपोर्ट्स होते हैं जो एक स्टार्टअप्स को या जो इनिशियल इंक्यूबेशन कंपनी को चाहिए होते हैं, वो सारे सपोर्ट गवर्नमेंट इस जेनेसिस स्कीम के तहत प्रोवाइड करेगी। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। नीड फोकस ऑन इक्विटेबल ग्रोथ जॉब पॉलिसी बॉडी। सो इंडिया के जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ रजिस्टर्ड हो रही है वो ग्रोथ इक्विटेबल हो। इक्विटेबल मीन्स all sectors and citizen, the growth should be reflected equally among all sector and citizen। ऐसा ना हो कि किसी कुछ पर्टिकुलर इंडस्ट्रियल सेक्टर में तो ग्रोथ देखने को मिल रही है बट जो कुछ सेक्टर्स हैं वो डाउनग्रेड हो रहे हैं। ऐसा ना हो कि एक ग्रुप ऑफ सिटीजन्स जो हैं वो प्रमोट हो रहे हैं, उनमें ग्रोथ हो रही है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव हो रहा है, और लार्ज सेक्शन जो सोसाइटी का है वो मार्जिनलाइज है, उनके लिए प्रॉपर बेसिक एमिनिटीज़ भी अवेलेबल ना हो। तो इन इक्वल जो ग्रोथ होती है इंडिया में, जिसके लिए हमेशा इंडिया की ग्रोथ को क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि इंडिया में बहुत हाई अनइक्वालिटी है, बहुत ज़्यादा जो अमीर हैं वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जो गरीब हैं वो बहुत ज़्यादा गरीब है। इवन कुछ एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि इंडिया इज़ 2 कंट्री, एक भारत और एक इंडिया, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन इंडिया। तो एज पर वन रिपोर्ट बाय इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंडोर्स बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, EAC-PM की एक रिपोर्ट है, या हम बोल सकते हैं इस रिपोर्ट को EAC-PM ने इंडोर्स किया है। रिपोर्ट किसने प्रिपेयर करी? इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने। और इस रिपोर्ट में जो इंडिया के पॉलिसी मेकर्स हैं, पॉलिसी मेकिंग बॉडीज़ हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं, जो स्ट्रेटजिस्ट हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है कि ग्रोथ के साथ साथ इक्विटेबल ग्रोथ को भी टारगेट करना बहुत ज़रूरी है। और पॉलिसी मेकर को पॉलिसी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो पॉलिसी है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो, जो ग्रोथ है वो इक्विटेबली डिस्ट्रीब्यूट हो अमंग द डिफरेंट सेक्टर्स और ग्रुप ऑफ सिटीजन। इट मीन्स द पॉलिसी शुड बी इक्विटेबल, डाइवर्सिफाइड, इंक्लूसिव। और
इसके साथ साथ जॉब क्रिएशन पर भी बहुत ज़्यादा फोकस करने को बोला गया है इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में। तो इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने बोला है कि अपनी रिपोर्ट में कि अगर इंडिया को 2047 तक मिडिल इनकम कंट्री ग्रुप में आना है, जो कि इंडिया भी लोअर सेगमेंट में है, तो इसके लिए इक्विटेबल ग्रोथ और जॉब्स पर फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो इंडिया इज़ अ कंट्री दैट हैज़ शोन इट्स पोटेंशियल टू डिलीवर हाई सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ क्राइसिस। अगर पैंडेमिक को देखें, जबकि सारे कंट्रीज़ की इकोनॉमी धराशायी हो गई, तो उसमें इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग और रेजिलिएंट ग्रोथ रजिस्टर करी थी आफ्टर some hiccups. And now there is a time for India to utilize, to tap the potential to deliver the high and sustained economic growth. हालांकि कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने इस बात को भी एम्फसाइज किया कि इंस्टेड ऑफ दिस हाई एंड सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडिया को अभी भी लोअर मिडिल इनकम कंट्री में क्लासिफाई किया जाता है। कई सारी रिपोर्ट्स में अगर आप देखें तो इंडिया इज़ कंसीडर्ड एज अ लोअर मिडिल इनकम कंट्री, और 2047 तक इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि इंडिया जो है वो मिडिल इनकम कंट्री के ब्रैकेट में आएगा। और इसको अचीव करने के लिए इंक्लूसिव, इक्विटेबल, एम्प्लॉयमेंट लेड इकोनॉमिक ग्रोथ इज इम्पॉर्टेंट। और अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया के पास एक ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड है। इंडिया इज़ वन ऑफ द यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, वी हैव द लार्जेस्ट वर्किंग हैंड। और इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को, डेमोग्राफिक प्रोफाइल को टैप अप करना बहुत ज़रूरी है टू रीच इट्स गोल एंड पोटेंशियल। तो ये फिलहाल के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस की रिपोर्ट में कहा गया। इसके अलावा बहुत सारे और जो एम्बिशंस हैं, टारगेट्स हैं, उनको भी एम्फसाइज किया गया है इस रिपोर्ट में। और इस रिपोर्ट का जो टाइटल है वो ये रखा गया है, कॉम्पिटिटिव रोड मैप फॉर इंडिया एट 100। 2047 तक इंडिया जो है वो अपने आज़ादी के 100 साल अप्रॉक्सीमेटली पूरा कर लेगा। तो उस 100 साल की जो सालगिरह होगी उसमें इंडिया मिडिल इनकम सेगमेंट में जाना चाहेगा। और बहुत सारे और भी टारगेट, अगर आप कंटिन्यूसली फॉलो कर रहे हैं मेरा न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा बहुत सारे और भी टारगेट सेटअप किए गए हैं 2047 के लिए। और उसी के लाइन में, उसी के पैटर्न में इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस ने ये रिपोर्ट प्रिपेयर करी है। आप इस रिपोर्ट का टाइटल याद कर सकते हैं, इट कुड बी द प्रोबेबल क्वेश्चन इन योर अपकमिंग एग्जाम। इसके अलावा रिपोर्ट में जो चैलेंजेस हैं इस टारगेट को अचीव करने के लिए, क्या क्या तरीके हैं, उनके बारे में भी डिस्कस किया गया। हेडलाइन जीडीपी ग्रोथ और वर्किंग एज जो पॉपुलेशन है उसको कैसे टैप अप किया जा सके, एम्प्लॉयमेंट का क्या रोल है, कौन कौन से चैलेंजेस है, सारा इस रिपोर्ट में, अगर आप डिटेल में इस रिपोर्ट को पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। अदरवाइज जो की इश्यूज़ हैं वो हमने डिस्कस कर लिए। सो दीज आर द 3 बिग चैलेंजेस दैट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन दिस रिपोर्ट। वन इज़ प्रॉस्पेरिटी, second is job, जो कि अभी हमने डिस्कस किया, and third is policy implementation. So as per this report, these are the 3 areas where government need to focus or policy makers need to focus if they want to achieve this target. तो फिलहाल के लिए सोशल प्रोग्रेस, इनइक्वालिटी, ग्रोथ, जॉब, पॉलिसी इंटरवेंशन, जॉब क्रिएशन, इन सब पर फोकस करने को इस रिपोर्ट में बोला गया है। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप्स। ONDC टू ओपन अप फॉर पब्लिक यूजर्स इन सेलेक्ट एरियाज। ONDC दैट इज ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स, और कई बार हम इसको अपने न्यूज़ में कवर भी कर चुके हैं। इट्स वन ऑफ द वेरी एम्बिशियस इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट, जहाँ पर गवर्नमेंट जो स्मॉल वेंडर्स हैं उनको डिजिटल कॉमर्स या ई प्लेटफॉर्म पर लाना चाह रहे, जिससे कि जो वॉलमार्ट, मिंत्रा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, उनकी जो मोनोपोली है इंडियन मार्केट में वो फ़िलहाल के लिए रिड्यूस हो सके, क्योंकि डिजिटल कॉमर्स के पेनिट्रेशन को तो रोका नहीं जा सकता। और अगर इसी तरीके से डिजिटल कॉमर्स और ई कॉमर्स इंडिया में पेनिट्रेट करता गया और जो स्मॉल और मिडिल क्लास के जो वेंडर्स हैं वो इम्पैक्ट होते, तो बहुत टाइम बाद, बहुत दूर नहीं है वो समय जबकि इंडिया में इन 2 और 3 कंपनियों की मोनोपोली हो जाएगी। एंड दैट इज़ वाई गवर्नमेंट इज़ प्रमोटिंग दिस ONDC नेटवर्क, जहाँ पर छोटे छोटे जो रिटेल वेंडर्स हैं उनको ONDC प्लेटफॉर्म पर लाया जाए, जैसे कि वो भी IT और IT रिलेटेड सर्विसेज में अपना शेयर पा सकें और अपने बिजनेस को बूम कर सके। इट मीन्स जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो कि इतने कॉस्टली सर्विसेज, इलेक्ट्रॉनिक और IT सर्विसेज नहीं अवेल कर सकते, उनको गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर पोर्टल के थ्रू ऑनलाइन ला रही है। एक ह्यूज मार्केट क्रिएट कर रही है, जैसे कि UPI था।
यूपीआई के बाद ये ओएनडीसी भी गवर्नमेंट का एक बहुत एम्बिशियस प्रोग्राम है और इसकी जो पायलट टेस्टिंग है पिछले कई टाइम से चल रही। इनिशियली 6 कंपनीज को लाया गया कुछ सेलेक्टेड सिटीज़ में, इसके बाद और कंपनीज को ऑन बोर्ड किया गया, नंबर ऑफ सिटीज़ बढ़ा दिए गए हैं और अब पायलट टेस्टिंग के अकॉर्डिंग जो कि 5 से 6 सिटीज़ में कंडक्ट हुई है, नाउ गवर्नमेंट इज़ soon opening this beta testing with the public in limited areas। तो अभी तक कुछ पर्टिकुलर वेंडर्स और कुछ सिटीज़ में ही इसकी पायलट टेस्टिंग चल रही थी, अब पायलट टेस्टिंग जो है वो पब्लिक के लिए भी ओपन कर दी जाएगी बट इन लिमिटेड एरिया। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स हैं उनका नंबर 30 हो जाएगा, जो कंपनीज़ हैं वो भी नंबर इंक्रीज़ करेगा। तो कुछ मेजर सिटीज़ में इसकी अब टेस्टिंग पब्लिक पर भी करी जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया वोंट मिस नॉमिनल जीडीपी टारगेट फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। देब्रॉय। हु इज़ देब्रॉय? मिस्टर विवेक देब्रॉय इज़ द चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर, जिसके बारे में अभी हमने डिस्कस किया। EAC की इंडोर्स हमने भी जो रिपोर्ट पढ़ी, कौन सी रिपोर्ट? ये वाली रिपोर्ट हमने अभी डिस्कस किया इस रिपोर्ट के बारे में। तो यहाँ पर हमने इस पर्टिकुलर EAC PM के बारे में डिस्कस भी किया था। तो उसी के जो चेयरमैन हैं उनके अकॉर्डिंग उन्होंने अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रजिस्टर किए और उनके अकॉर्डिंग जो नॉमिनल इकोनॉमिक ग्रोथ, नॉमिनल GDP का टारगेट रखा गया है इस फाइनेंशियल ईयर इंडिया के लिए, कितना रखा गया? अप्रॉक्सीमेटली 11.1% का। तो इंडिया जो ये ग्रोथ रेट है जो कि बजट में डिसाइड किया गया था कि 11.1% का नॉमिनल GDP ग्रोथ रहेगा इंडिया का इस फाइनेंशियल ईयर में, इंडिया इस ग्रोथ टारगेट को अचीव करेगी डिस्पाइट ऑफ द टेंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन। क्योंकि बहुत सारे जो एक्सपर्ट्स थे वो ये कह रहे थे कि जो नॉमिनल GDP ग्रोथ का टारगेट रखा गया वो बहुत ज़्यादा है, इंडिया प्रॉबेबली बिकॉज ऑफ द टेंस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इस टारगेट को अचीव नहीं कर पाएगी, मिस कर देगी इस फाइनेंशियल ईयर में। बट जो चेयरमैन है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के, उनके अकॉर्डिंग कैसी भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो, ठीक है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस आर नॉट एक्चुअली फेवरेबल, बट इंडिया की जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है, ग्रोथ पैटर्न, दैट इज़ डिफरेंट। और अगर अभी भी हम देखें तो इंडिया इज़ एक्टिवली परफॉर्मिंग बेटर देन द अदर कंट्रीज़, और उसको देखते हुए क्लियर है कि इंडिया इस टारगेट को 11.1% के टारगेट को अचीव करेगी एंड विल बिकम द अपर मिडिल इनकम नेशन विथ 7 to 7.5% ग्रोथ रेट। और इसके अलावा मिस्टर देब्रॉय ने यह भी बोला कि 2047 तक इंडिया जो है वो $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी। तो 7.75% का ग्रोथ रेट एंटिसिपेट कर रहे हैं मिस्टर देब्रॉय फॉर अपकमिंग 25 ईयर्स, यानी 2047 तक उन्होंने ये एज्यूम किया है कि $20 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगी इंडियन इकोनॉमी। मिडिल इनकम नेशन की कैटेगरी में हम आ जाएंगे, इस नॉट मिडिल, इवन अपर मिडिल नेशन की कैटेगरी में हम आ जाएंगे। और इस साल जो 11.1% का ग्रोथ रेट है वो भी इंडिया अचीव करेगा, मिस नहीं करेगा। आप देख लेते हैं नेक्स्ट। गोयल रिव्यूज FTA प्लान्स वेज टू फास्ट ट्रैक डील। इंडिया बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ, चाहे वो कनाडा हो, UK हो, EU हो, बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ FTA और फ्री ट्रेड डील या FP डिफरेंट ट्रेड पैक्ट्स पर नेगोशिएट कर रहा है और कई बार हम न्यूज़ में कवर भी कर चुके हैं। इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में बेसिकली ये दिया हुआ है कि जो हमारे जो कॉमर्स और इंडस्ट्री मिनिस्टर है मिस्टर पीयूष गोयल, उन्होंने ट्यूसडे को बोला है कि इंडिया जितने भी कंट्रीज़ के साथ FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स नेगोशिएट कर रहा है उसकी प्रोग्रेस को वो रिव्यू करेंगे और जो डिफरेंट कमिटीज़ हैं, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, उनसे मीटिंग भी इस्टेब्लिश करी जाएगी, उनसे मीटिंग भी कंडक्ट करी जाएगी इन ऑर्डर टू फास्ट ट्रैक द नेगोशिएशन ऑन दीज FTA, जैसे कि इंडिया जल्दी से जल्दी बेनिफिशियल FTAs को साइन कर सके और इंडिया का जो एक्सपोर्ट्स है, इन्वेस्टमेंट है, पीपल टू पीपल टाई है, वो इम्प्रूव हो। तो हमारे जो कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं वो ऑन गोइंग FTA टॉक्स, ट्रेड डील्स को रिव्यू करेंगे, उनकी प्रोग्रेस को रिव्यू करेंगे, जिससे कि जो डील हम कनाडा, UK, EU इन सारे कंट्रीज के साथ नेगोशिएट करें उनको जल्दी से जल्दी साइन किया जा सके। इंडिया इज़ वेरी कीन फॉर साइनिंग डिफरेंट ट्रेड पैक्ट विद डिफरेंट कंट्रीज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। क्रेडिट ऑफ टेक स्ट्रॉन्ग इन जुलाई सेज RBI डेटा। पिछले कुछ टाइम से हम कंटिन्यूसली डिस्कस कर रहे हैं कि डिपॉजिट रेट और क्रेडिट रेट में जो डिफरेंस हो रहा है उसकी वजह से इंडिया में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो अचीव नहीं हो पा रहा। जो डिसेंट क्रेडिट ग्रोथ रेट है, रिक्वायर्ड क्रेडिट ग्रोथ रेट है, वो अचीव नहीं हो पा रहा। इट इज़ नॉट ओनली बिकॉज ऑफ द लेस डिपॉजिट, इट इज़ ऑल्सो बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक
डिस्टर्बेंस और जियोपॉलिटिकल डिस्टर्बेंस की वजह से जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है, जो डिसेंट क्रेडिट ग्रोथ है, जो रिक्वायर्ड क्रेडिट ग्रोथ रेट है इंडियन बैंकिंग सेक्टर के लिए, फाइनेंस सेक्टर के लिए, वो अचीव नहीं हो पा रहा था. बट एज पर द रीसेंट RBI डेटा, द पेस ऑफ बैंक लेंडिंग remained strong in July 2021 ahead of festive season, with sector posting year-on-year growth at approximately 10 to 5% and 18.8%. तो RBI का जो डेटा रिसेंटली पब्लिश डेटा है उसके अकॉर्डिंग इंडस्ट्री में जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो अप्रॉक्सीमेटली 10.5% तक इंक्रीज हुई है इस महीने में, जुलाई, इस महीने मतलब जुलाई के महीने में, इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर. और अगर इंडस्ट्री में साइज वाइज अगर हम देखें तो जो मीडियम इंडस्ट्रीज हैं उनमें क्रेडिट ग्रोथ रेट अप्रॉक्सीमेटली 36.8% तक इंक्रीज हुई है. जो माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज उनमें अप्रॉक्सीमेटली 28.3% का ग्रोथ रेट देखने को मिला, जो कि पिछले साल 10.5% था. इसी तरह से जो लार्ज इंडस्ट्री सेगमेंट में उसमें अगर ग्रोथ रेट देखें तो 5.2% का ग्रोथ रेट उसमें देखने को मिला है, जो कि पिछले साल 3.8% था. तो अप्रॉक्सीमेटली लार्ज और माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्री में ग्रोथ रेट ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द जुलाई 2021. हालांकि मीडियम जो इंडस्ट्री सेगमेंट है उसमें कम ग्रोथ रेट देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द लास्ट ईयर जुलाई. ऑल्दो RBI के डेटा के अकॉर्डिंग फिलहाल के लिए जो क्रेडिट ग्रोथ रेट है वो डिसेंट है या स्ट्रॉन्ग है जुलाई के मंथ में. एंड दिस इज द सेक्टोरल डेटा, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, सर्विस एंड रिटेल क्रेडिट. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. इसको बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है. और रीज़न इसका क्या दिया है RBI ने कि क्यों सडनली जुलाई में ये हमें ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिल रही? बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन, राइजिंग कमोडिटी प्राइसेस, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ PLI स्कीम. सो PLI स्कीम सपोर्टिंग डिमांड फॉर लोन्स, और बैंक्स ने जिस तरीके से क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम किए उसकी वजह से ये जो क्रेडिट ग्रोथ रेट, रिसेंट क्रेडिट ग्रोथ रेट जुलाई मंथ में अचीव हुई एज पर द RBI डेटा. अब देख लेते हैं 3 न्यूज़ जो कि NCRB के डेटा से रिलेटेड है, जहाँ पर क्राइम से रिलेटेड जो डेटा है उसको पब्लिश किया है. सो NCRB ने अपना डेटा पब्लिश किया है. उस डेटा के अकॉर्डिंग जो साइबर क्राइम्स है उसमें कुछ इंक्रीज हमें देखने को मिला है. हम तीनों ही न्यूज़ को कवर करेंगे, तीनों ही बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 6 पर दी हुई हैं. तो देख लेते हैं पहली न्यूज़ क्या है. मोर सुसाइड्स बाय बिजमैन देन फार्मर्स फॉर सेकेंड ईयर. So as per the NCRB data, a total of 12K businessmen died by suicide in 2021. और अगर हम देखें तो ये जो सुसाइड के केसेस हैं ये फार्मर्स जो सेगमेंट में जो सुसाइड हो रही है उससे बहुत ज़्यादा है. फार्मर सेगमेंट में अप्रॉक्सीमेटली 10K सुसाइडल केस देखने को मिले 2021 में, जबकि बिजनेस पर्सन जो सेगमेंट है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 12K सुसाइड देखने को मिला एज पर NCRB डेटा. एंड दिस इज डेथ इन नंबर्स. तो दिस ब्लू बार इंडिकेट्स द बिजनेसमैन एंड ब्लू बार इंडिकेट्स द पीपल इंगेज्ड इन फार्मिंग सेक्टर. और ऐसा दूसरे साल लगातार हो रहा है. हालांकि इससे पहले जो फार्मर सेगमेंट था वहाँ पर ज़्यादा सुसाइडल केस देखने को मिलते थे बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रेस सिचुएशन, लेकिन पिछले 2 सालों से 2016-2015 का अगर डेटा देखा जाए तो उसमें जो बिजनेसमैन है उनमें ज़्यादा सुसाइड के केस देखने को मिले. एंड मेंटल हेल्थ टिप्स व्हेन डीलिंग विद बिजनेस इश्यूज, ये कुछ इश्यूज भी, ये कुछ टिप्स जी हैं जो है ना NCRB और कई सारे हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट से कंबाइन करी गई, जहाँ पर कि कैसे कैसे जो बिजनेसमैन हैं वो अपने बिजनेस इश्यूज़ को, बिजनेस डिस्ट्रेस को टैकल कर सकते हैं. तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ ने टोल फ्री नंबर भी प्रोवाइड किया. इसके अलावा कई सारे अदर इशू टिप्स भी दिए गए. यू कैन जस्ट हैव द ग्लिम्स ऑफ इट. बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर यह है कि जो बिजनेसमैन है उनके केस में ज़्यादा सुसाइडल केस देखने को मिले हैं, ज़्यादा सुसाइड्स देखने को मिल रही हैं पिछले लास्ट 2 सालों से. अब देख लेते हैं नेक्स्ट डेटा, द नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज ऑल्सो रिलेटेड टू NCRB डेटा. आफ्टर अ लल इन 20, इकोनॉमिक ऑफेंस वेंट अप 19% इन 21. सो 2020 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस के नंबर्स में कुछ डिक्रीज देखने को मिला था. हम बोल सकते हैं 19.4% का हमें ग्रोथ रेट देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस में इन फाइनेंशियल ईयर 21. 2020 में कुछ डिप देखने को मिला. अगर हम ये ग्राफ देखें तो क्लियरली हम इस ग्राफ को और इन्फोग्राफिक्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि 2020 में इकोनॉमिक ऑफेंसेस में कुछ डिप मिला था एज पर द NCRB डेटा. बट 2021 में ये जो केसेस हैं ये 1,74,000 तक पहुँच गए हैं, जिससे कि अप्रॉक्सीमेटली 20% का इंक्रीज रेट देखने को मिल रहा है
as per the Crime in India report published by National Crime Record Bureau. तो इकोनॉमिक ऑफेंसेस जो हैं वो 2001 में इंक्रीज हुए हैं। और अगर स्टेट्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक ऑफेंसेस राजस्थान में रजिस्टर्ड हुए हैं, फॉलोड बाय तेलंगाना, यूपी, महाराष्ट्र एंड आसाम। तो नॉर्थ ईस्ट के भी स्टेट्स इसमें इंक्लूड है। एंड दिस इज द पेंडेंसी ऑन इकोनॉमिक ऑफेंसेस केस, कितने कितने केस पेंडिंग है। तो येलो बार इंडिकेट्स द चार्जशीट रेट, red bar indicates the conviction rate, and black bar indicates the pendency percentage. And this is the cases, number of cases since 2016. So 2016, 17, 18, 19, 20, 21 और इस हम देख सकते हैं कि 2016 से कंटिन्यूअसली इंक्रीज हमें देखने को मिल रहा है इकोनॉमिक ऑफेंसेस केस में। एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द साइबर सिक्योरिटी एंड डिफरेंट डेटा सिक्योरिटी लॉज। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। साइबर क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन हैज इंक्रीज 28 सिंस 2019। तो साइबर इकोनॉमिक क्राइम्स तो बड़े ही बड़े हैं, साइबर क्राइम भी इस बार एनसीआरबी में पब्लिश किए हैं। और एनसीआरबी के अकॉर्डिंग 2021 में जो साइबर क्राइम है, मोर स्पेसिफिकली ऐसे साइबर क्राइम जो कि फीमेल के अगेंस्ट हुए हैं, उसमें 18.4% का इंक्रीज देखने को मिला है 2019 के कंपैरिजन में। तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिल रहा है साइबर क्राइम्स में। और अगर फीमेल सेगमेंट की बात करें, ऐसे साइबर क्राइम जो कि फीमेल के अगेंस्ट, वुमेन सेगमेंट के अगेंस्ट हुए, तो उसमें 28% का इंक्रीज। ओवरऑल जो साइबर क्राइम्स है उसमें 18% का, और जो स्पेशली फीमेल के अगेंस्ट हुए हैं उसमें 28% का इंक्रीज देखने को मिल रहा है एज पर द डेटा पब्लिश्ड बाय एनसीआरबी। एंड दिस इज द कन्विक्शन रेट अमंग वुमेन एंड दिस ब्लू बार ओवरऑल एंड टारगेटिंग वुमेन 2019, 20 और 21 का डेटा है। और जैसे क्योंकि एक वल्नरेबल सेक्शन होता है, मोर स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो जो रूरल सेगमेंट से फीमेल बिलोंग करती हैं, और जिस तरीके से मोबाइल डिवाइसेस का पेनिट्रेशन हुआ है, तो दैट पर्टिकुलर सेगमेंट इज वल्नरेबल सेक्शन फॉर साइबर क्राइम। तो फीमेल के अगेंस्ट जो साइबर क्राइम है वो कुछ ज़्यादा स्पीड से बढ़े हैं अगेंस्ट द एवरेज national average rate. So this is the glimpse of NCRB data published by NCRB. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.